Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In my previous lecture, I have discussed about the structure of amino acids, stereoisomerism of amino acids, classification of amino acids, and some uncommon amino acids. And in this lecture, I'll discuss about one of the most important topic of amino acid, that is titration curves of amino acids. But amino acids के titration curve को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे दो important term डिस्कस करते हैं. First one is the titration and second one is the titration curve. So what is titration and titration curve? Coming to titration, titration is a lab technique where a solution of known volume and concentration is used to determine the concentration of another unknown solution. So यहाँ पे दो तरह के solution होते हैं. First one is this and second one is the this. So this is the first solution and this is the second solution. जो first solution है, इनका जो volume and concentration है, ये known है. बट जो सेकेंड सॉल्यूशन है, इनका कंसंट्रेशन अननोन है. तो वैसा सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अननोन है, उनके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं. कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय यूजिंग द सॉल्यूशन जिनका वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन नोन है. टाइट्रेशन काफी तरह के होते हैं, बट हमें जो यहाँ पढ़ना है दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. अब सवाल यहाँ पे यह है कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है. Acid-based titration mainly depend on the neutralization between an acid and a base when mixed in a solution. Means acid-based titration क्या है? Acid-based titration जब acid और base को एक solution में mix करते हैं तो उनके बीच में जो neutralization होता है, तो उसी neutralization पे acid-based titration depend करता है. So अब सवाल यहाँ पे यह है कि acid-based titration में किस चीज को डिटरमाइन करते हैं. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम एसिड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं. कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए बेस. मींस एक बेस के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करके एसिड का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में. नाउ कमिंग टू टाइट्रेशन कर्व. टाइट्रेशन कर्व क्या है? टाइट्रेशन कर्व इज बेसिकली ए प्लॉट. टाइट्रेशन कर्व क्या है? टाइट्रेशन कर्व जो है एक प्लॉट है. किनके बीच में? It is a plot of pH against the NaOH added. और इस प्लॉट की खास बात यह है कि इस प्लॉट से हम वीक एसिड का pKa वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. So this is all about titration and titration curve. Now coming to amino acids. अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स में टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं और सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होती है. क्या सिमिलरिटी होती है? अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं. दिस इज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट. जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है. सेकेंड इज द हाइड्रोजन एटम. थर्ड इज द अमाइनो ग्रुप एंड फोर्थ इज द साइड चेन आर ग्रुप है. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें 3 चीज तो कांस्टेंट होता है. कार्बोक्सिल ग्रुप सेम रहेगा, हाइड्रोजन एटम सेम रहेगा, अमाइनो ग्रुप सेम होगा. बट डिफर कहाँ करेगा? डिफर करेगा आर ग्रुप में. और वन अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप होते हैं वो पोलरिटी में डिफर करते हैं. मीन्स आर ग्रुप की पोलरिटी वेरी करती है फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर अमाइनो एसिड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो जो आर ग्रुप है 20 अमाइनो एसिड्स का, ये दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज द नॉन आयोनाइजेबल एंड सेकेंड वन इज द आयोनाइजेबल. सो अमाइनो एसिड्स को इस बेसिस पे दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. वैसा अमाइनो एसिड्स जो नॉन आयोनाइजेबल आर ग्रुप होते हैं एंड वैसा अमाइनो एसिड्स जिसमें आयोनाइजेबल आर ग्रुप होते हैं. सो पहले हम डिस्कस करते हैं वैसे अमाइनो एसिड्स को जिसमें नॉन आयोनाइजेबल आर ग्रुप होते हैं. सो नॉन आयोनाइजेबल आर ग्रुप को जब न्यूट्रल पीएच पे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है.
सो दिस इज द डाईपोलर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। डाईपोलर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है कि अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप पे माइनस चार्ज डेवलप करेगा। बट जब ये प्रोटीन का पार्ट होता है तो ये चार्ज डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब ये सेल में फ्री फॉर्म होता है या इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं न्यूट्रल पीएच पे, तो ये डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन को ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईपोलर आयन को ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। ज्वीटर क्या है? ज्वीटर इज बेसिकली जर्मन वर्ड और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइब्रिड। ज्वीटर का मतलब क्या होता है? ज्वीटर का मतलब हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। इसलिए जो अमाइनो एसिड का डाईपोलर आयन फॉर्म होता है उसको ज्वीटर आयन या हाइब्रिड आयन बोलते हैं। ज्वीटर आयन की खास बात यह है कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है एंड बेस की तरह भी बिहेव करता है। मीन्स ये प्रोटॉन डोनर भी होता है एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है। प्रोटॉन डोनर अगर होगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। मीन्स एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो दिस इज द ज्वीटर आयन। ये क्या है? ज्वीटर आयन ऑफ अमाइनो एसिड। और ज्वीटर आयन में माइनस चार्ज भी होता है एंड प्लस चार्ज भी होता है। सो ज्वीटर आयन की प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रोटॉन रिलीज भी कर सकता है एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। और ज्वीटर आयन जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो प्रोटॉन रिलीज किससे करेगा? COOH पे तो कोई प्रोटॉन है नहीं, तो प्रोटॉन रिलीज करेगा अमाइनो ग्रुप से। मीन्स प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर का काम अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप ही करेगा। और फंक्शनल ग्रुप दो हैं, फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द अमाइनो ग्रुप। सो कार्बोक्सिल ग्रुप पे कोई प्रोटॉन है नहीं, तो प्रोटॉन कहाँ है? NH3+ पे। और NH3+ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। So in conclusion, ज्वीटर ion acts as both proton donor and proton acceptor, means acts as both acid and base। और वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उस तरह के सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस तरह के सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। मीन्स अमाइनो एसिड्स एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक को एम्फोलाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक को एम्फोलाइट्स भी बोलते हैं। एम्फोलाइट्स क्या है? एम्फोलाइट्स आर एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट। एम्फोलाइट्स क्या है? एम्फोलाइट्स आर एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अमाइनो एसिड्स के ज्वीटर आयन के फॉर्मेशन को समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से, एंड दैट एग्जांपल इज अलानिन। अलानिन क्या है? इट इज अ मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक अल्फा अमाइनो एसिड। अलानिन अगर फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अलानिन इन फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म। So this is the structure of fully protonated alanine। ये क्या है? It is fully protonated alanine। और fully protonated alanine जो होते हैं ये दो प्रोटॉन रिलीज करता है। जब फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज करेगा तो फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज कौन करेगा? यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज करने के लिए दो ग्रुप हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द अमाइनो ग्रुप। एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है मोर एसिडिक है देन अमाइनो ग्रुप। तो पहला प्रोटॉन जो रिलीज होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलीज होगा एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। एंड दिस इज द ज्वीटर आयन। ये क्या है? इट इज द ज्वीटर आयन मीन्स डाईपोलर फॉर्म ऑफ अलानिन। ये क्या है? इट इज द डाईपोलर फॉर्म ऑफ अलानिन।
अब ये दूसरा प्रोटॉन जब रिलीज करेगा वो NH3+ ग्रुप से रिलीज करेगा और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। जब फुल्ली प्रोटोनेटेड अलानिन 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा तो वो ये स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इन तीनों स्ट्रक्चर पे अगर नेट चार्ज को देखें, नेट चार्ज क्या होगा? जो फुल्ली प्रोटोनेटेड है इस पे नेट चार्ज क्या होगा? इस पे सिर्फ और सिर्फ एक प्लस चार्ज है, तो जो फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म है अलानिन का उस पे नेट चार्ज +1 होगा। अगर ज्विटर आयन की बात करें, अलानिन के डाईपोलर आयन की बात करें, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे और जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। इस फॉर्म की अगर बात करें तो इस फॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप पे माइनस चार्ज है और इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर नेट चार्ज जो होगा -1 होगा। So in conclusion, amino acids acts as both acids and bases, इसलिए amino acids जो होते हैं वो amphoteric substance होते हैं, means amino acids by nature amphoteric होते हैं। Now coming to titration curve of amino acids, और जितने भी amino acids होते हैं सबका अपना characteristic titration curve होता है और इसको समझते हैं एक सिंपल अमाइनो एसिड से, एंड दैट इज ग्लाइसिन। इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इनका जो R ग्रुप होता है इट इज अनदर हाइड्रोजन एटम। सो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कायरल कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा अल्फा कार्बन पे। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? This is the alpha carbon and this is the 2 hydrogen linked to the alpha carbon of glycine, and this is the amino group that is linked to the alpha carbon, and this is the carboxyl group जो कि alpha carbon से linked है। So this is the structure of glycine। और जब ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है तो डाइप्रोटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द डाइप्रोटिक फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन। ये क्या है? ग्लाइसिन का डाइप्रोटिक फॉर्म है। एंड दिस इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ 0.1 मोलर ग्लाइसिन। इट इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ 0.1 मोलर ग्लाइसिन एट 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर है एंड ये टेम्परेचर इनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। ग्लाइसिन में 2 आयनाइजेबल ग्रुप हैं। फर्स्ट वन इज द अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। सो ग्लाइसिन में कितने आयनाइजेबल ग्रुप हैं? दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं और इनका जो R ग्रुप है इट इज अनदर हाइड्रोजन एटम एंड इट इज नॉन आयनाइजेबल। सो ग्लाइसिन उस तरह के ग्रुप में आते हैं जिनका R ग्रुप नॉन आयनाइजेबल है। अब इस ग्लाइसिन को स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ टाइट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? NaOH के साथ टाइट्रेट करते हैं। और जब टाइट्रेशन करते हैं तो इनके टाइट्रेशन में 2 डिस्टिंक्ट प्लॉट आते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्लॉट एंड दिस इज द सेकेंड प्लॉट। सो 2 डिस्टिंक्ट प्लॉट आते हैं। सो ग्लाइसिन का जब टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन कर्व में 2 डिस्टिंक्ट प्लॉट आते हैं एंड ईच प्लॉट जो होता है वो रिजेंबल किससे करता है? एसिटिक एसिड के टाइट्रेशन कर्व के प्लॉट से। सो पहले हम समझते हैं एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व क्या है। इसीलिए ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व की जो एनालिसिस होती है इट इज इन सिमिलर वे टू द एनालिसिस ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड। सो पहले एसिटिक एसिड के टाइट्रेशन कर्व को समझते हैं, देन विल कम फॉर द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन। So this is the titration curve of acetic acid. ये क्या है? It is the titration curve of acetic acid. It is the 0.1 molar solution of acetic acid with 0.1 molar solution of NaOH at 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो कितना है? 0.1 मोलर एंड NaOH का जो कंसंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलर है। और जब एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो इसमें 2 रिएक्शन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट वन इज द H2O रिवर्सिबल साइन, देन H प्लस OH, एंड सेकेंड वन इज द एसिटिक एसिड डिसोशिएट करता है H प्लस AC माइनस में। HS इज एसिटिक एसिड, AC माइनस इज एसीटेट आयन, और इन दोनों का अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है।
अगर वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करें तो इट इज Kw इक्वल टू हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन एंड इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 m²। अगर एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इट इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड का concentration. So this is equilibrium constant for acetic acid and it is equal to 1.74 into 10⁵ m. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन शुरू होता है सो बिफोर एडिशन ऑफ NaOH एसिटिक एसिड स्लाइडली आयनाइज होता है। क्या होता है, NaOH ऐड करने से पहले ही एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट आयोनाइज्ड होता है, मीन्स उस सॉल्यूशन में कुछ H प्लस अवेलेबल होते हैं और कुछ एसीटेट आयन अवेलेबल होते हैं। सो जैसे ही NaOH ऐड करते हैं तो NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस में एंड OH माइनस में ब्रेक कर जाएगा और ये जो OH माइनस है ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सो जैसे ही NaOH ऐड करना शुरू करेंगे जो फ्री H प्लस है वो यूज हो जाएगा बाई OH माइनस आयन। तो इससे क्या होगा, क्योंकि एसिडिक एसिड में स्लाइटली आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है तो वो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये फिर से आयनाइज होगा। सो जैसे जैसे NaOH ऐड करते जाएंगे क्या होगा, एसिटिक एसिड आयोनाइज होते जाएगा। क्या होगा, एसिटिक एसिड आयोनाइज होते जाएगा। सो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, एसिटिक एसिड इक्वल होगा एसीटेट आयन के, मीन्स एट दिस पीएच एसिटिक एसिड इज इक्वल टू एसीटेट आयन और वो पीएच क्या है, दिस पीएच इज 4.76 और वैसा पीएच जिस पे एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो वो दैट पीएच इज नोन एज pKa ऑफ एसिटिक एसिड। क्या है, pKa क्या है, pKa वैसा पीएच है जिस पे एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन जब NaOH ऐड करेंगे तो फर्दर एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा और एक ऐसा पीएच आएगा जहां पे सारा का सारा एसिटिक एसिड एसीटेट आयन में प्रेजेंट होगा एंड दैट पीएच इज pH 7। सो pH 7 पे क्या होगा, सारे एसिटिक एसिड एसीटेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जबकि pH 4.76 पे इक्वल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन प्रेजेंट होंगे एंड दैट pH इज pK ऑफ एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर ग्लाइसिन की बात करें तो वेरी लो पीएच पे, सिमिलरली वेरी लो पीएच पे क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होगा और जब H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या होगा, ग्लाइसिन डाइप्रोटिक फॉर्म में अवेलेबल होगा। क्या होगा, ग्लाइसिन डाइप्रोटिक फॉर्म में होगा, मीन्स वेरी लो पीएच पे जो ग्लाइसिन होंगे वो इस फॉर्म में अवेलेबल होंगे। दिस इज द डाइप्रोटिक फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन। अब जैसे जैसे NaOH ऐड करते जाएंगे क्या होगा, ग्लाइसिन के दो फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप से प्रोटॉन रिलीज होगा। अब सवाल यहाँ पे यह है कि ग्लाइसिन में दो फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड सेकंड वन इज द अमाइनो ग्रुप है। सो पहले कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करेगा कि अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करेगा, एंड इट इज वेरी वेल नोन दैट जो एसिडिक नेचर का ज्यादा होगा वो प्रोटॉन पहले रिलीज करेगा। एंड इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को कंपेयर करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप है। सो पहले जो प्रोटॉन रिलीज करेगा वो COOH ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करेगा। सो जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे COOH से प्रोटॉन रिलीज होते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 50% COOH ग्रुप प्रोटॉन रिलीज कर चुका होगा, मीन्स जो 50% होगा वो इस फॉर्म में होगा। सो इस pH पे
50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में होगा एंड 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में होगा। मीन्स 50% ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा एंड 50% ग्लाइसिन डाईपोलर फॉर्म में होगा। मीन्स 50% प्रोटॉन डोनर होगा एंड 50% प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। क्या होगा? 50% प्रोटॉन डोनर होगा एंड 50% प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। सो इस पीएच पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे NaOH ऐड करेंगे, इस फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म से फिर से प्रोटॉन रिलीज होगा एंड देन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह के स्पेसिस प्रेजेंट होंगे एंड दैट इज डाईपोलर फॉर्म। सो pH 5.97 पे सिर्फ एक तरह के ग्लाइसिन स्पेसिस प्रेजेंट होंगे एंड दिस इज डाईपोलर फॉर्म। ये क्या है? डाईपोलर फॉर्म है। सो pH 5.97 पे क्या होगा? जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप हैं सब के सब प्रोटॉन रिलीज कर देंगे और ग्लाइसिन सारा का सारा 100% ग्लाइसिन इस फॉर्म में होगा। सो एट pH 5.97 100% ग्लाइसिन डाईपोलर फॉर्म में होगा, मीन्स ज्विटर आयन फॉर्म में होगा। एंड इसके बाद जब NaOH फर्दर ऐड करेंगे, वो अब जो प्रोटॉन रिलीज शुरू होगा वो अमाइनो ग्रुप से रिलीज होगा एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 50% अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन रिलीज कर देगा। क्या करेगा? इस पॉइंट पे 50% प्रोटॉन रिलीज करेगा और इस पॉइंट पे दो तरह के ग्लाइसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वन इज NH3 plus CH2 COO minus and NH2 CH2 COO minus। सो pH 9.6 पे दो तरह के स्पेसिस प्रेजेंट होंगे, 50% ये होंगे एंड 50% ये होंगे। और वैसा pH जिस पे 50% अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन रिलीज कर चुका है एंड दैट pH इज pK of amino group। So pK1 क्या है? pK1 is the pK of carboxylic group है, but pK2 क्या है? It is the pK of amino group है। ग्लाइसिन के अमाइनो ग्रुप का pH क्या है? 9.6, जबकि ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप का pK कितना है? इट इज 2.34 एंड इसको रिप्रेजेंट किया गया है pK1 से एंड pK2 से। pK1 इज द pK ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, pK2 is pK of amino group of glycine and further NaOH ऐड करेंगे तो ग्लाइसिन के अमाइनो ग्रुप से फिर से प्रोटॉन रिलीज शुरू होगा। फाइनली 100% प्रोटॉन रिलीज होगा किस pH पे? इट इज द pH 12। सो pH 12 पे सारे ग्लाइसिन इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इज PI। PI क्या है? PI को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर आइसो इलेक्ट्रिक pH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक pH। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसो इलेक्ट्रिक pH क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वैसा pH होता है जिस पे सारे के सारे अमाइनो एसिड डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? डाईपोलर फॉर्म में या ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। और ज्विटर आयन पे दो आयन्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, और ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं और इस फॉर्म का जो नेट चार्ज होगा इट इज 0। सो PI क्या है? PI वैसा pH है जिसपे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 होता है। सो PI इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर PI की वैल्यू निकालें तो PI इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 pK वैल्यू। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 pK वैल्यू। और किसका किसका अरिथमेटिक मीन होगा? pK1 प्लस pK2। सो pK1 एंड pK2 का जो एवरेज है दैट इज PI। और ग्लाइसिन के लिए अगर निकालें तो ये कितना होगा? इट इज 1/2। pK1 कितना है? इट इज 2.34। सो pK1 इज 2.34। pK2 कितना है? 9.60। सो pK2 इज 9.60। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज इक्वल टू 5.97। सो PI ऑफ ग्लाइसिन इज
arithmetic mean of two pK values such as pK of carboxyl group of glycine and pK of amino group of glycine. So Pi क्या है? Pi is arithmetic mean of two pK value of glycine. First one is pK1 is the pK of carboxylic group of glycine, pK2 is pK of amino group of glycine and it is equal to 5.97. So in conclusion, glycine के titration curve में दो distinct stages observe होते हैं. First one is centered around pH 2.34 and second one is centered around pH 9.60. pH 2.34 की अगर बात करें तो यहाँ पे 50% कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करता है. यहाँ पे जो ग्लाइसिन प्रेजेंट होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. 50% जो होता है वो फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है एंड 50% जो होता है वो डाइप्रोटिक आयन के फॉर्म में होता है. जो दूसरा स्टेज होता है दैट इज एट pH 9.60 और इस pH पे जो आयनिक स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं उसमें 50% अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन रिलीज कर चुका होता है और इस pH पे 50% इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड 50% इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ग्लाइसिन के अगर टाइट्रेशन कर्व देखें तो ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं. फर्स्ट वन इज इट गिव्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पीके ऑफ ईच ऑफ द टू आयनाइजिंग ग्रुप. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है. फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकंड वन इज द अमाइनो ग्रुप. ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो पीके है वो कितना है? इट इज 2.34, जबकि ग्लाइसिन के अमाइनो ग्रुप का जो पीके वैल्यू है इट इज 9.60. कितना है? 9.60. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिल ग्रुप हैं एंड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो ग्रुप हैं. सो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिटिक एसिड एंड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो ग्रुप इज मिथाइल एमीन. एसिटिक एसिड की अगर पीके वैल्यू की बात करें तो इट इज 4.8. मिथाइल एमीन में अमाइनो ग्रुप के पीके की वैल्यू की बात करें तो इट इज 10.6. सो एसिटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका पीके वैल्यू कितना है? 4.8. बट ग्लाइसिन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका पीके कितना है? 2.34. अब ये दोनों में इतना वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन इसलिए है कि एसिटिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं वो मिथाइल ग्रुप से अटैच होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच जिस कार्बन से हैं उस कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और उस पे एक प्लस चार्ज होता है. सो जब कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन रिलीज होता है, प्रोटॉन डिपार्ट होता है तो उस प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं और इन दोनों प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है. रिपल्सन की वजह से जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो फास्ट रिलीज होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड. दैट्स व्हाई पीके ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन ग्लाइसिन is lower than pK of acetic acid and it is 2.34 for carboxylic group in glycine and 4.8 in acetic acid. Similarly, अगर अमाइनो ग्रुप की बात करें जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो ग्रुप हैं दैट इज मिथाइल एमीन, उनका पीके 10.6 होता है, लेकिन ग्लाइसिन में अगर अमाइनो ग्रुप की पीके की बात करें तो ये 9.6 होता है. सो इट इज लोअर दैन 10.6. सो मिथाइल एमीन से लोअर वैल्यू है पीके ऑफ अमाइनो ग्रुप इन ग्लाइसिन. अब ये डिफरेंसेस क्यों हैं? यहाँ पे डिफरेंसेस इसलिए है कि जब एक प्रोटॉन रिलीज होते हैं यहाँ पे जो ग्लाइसिन होता है डाइपोलर फॉर्म में होता है. यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और इस अमाइनो ग्रुप पे प्लस चार्ज है. अब ये जो प्रोटॉन रिलीज होगा किससे होगा? अमाइनो ग्रुप से. कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है वो क्या करता है? उसमें इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होती है. वो अमाइनो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है और उस पुलिंग की वजह से
अमाइनो ग्रुप से प्रोटॉन जल्दी रिलीज होता है, इसलिए ग्लाइसिन का जो अमाइनो ग्रुप है इसका pKa लोअर होता है मिथाइल एमीन से. So this is the reason how pKa value of carboxyl group and amino group differs from that of methyl substituted carboxyl and amino group. अगर इन शॉर्ट बोलें तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का pKa वैल्यू जो होता है ये अफेक्टेड होता है किससे? केमिकल इन्वायरमेंट से. मीन्स किसी भी फंक्शनल ग्रुप का pKa वैल्यू अफेक्टेड होता है अपने केमिकल इन्वायरमेंट से. जो सेकेंड इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं हम ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से. ग्लाइसिन हैज 2 रीजन्स ऑफ बफरिंग पावर. जो फर्स्ट रीजन है दैट इज सेंटर्ड अबाउट pH 2.34 एंड जो सेकेंड रीजन है इट इज सेंटर्ड अबाउट pH 9.6. इफ मीन्स इन दोनों रीजन में ग्लाइसिन गुड बफर का काम करता है. क्या करता है? ग्लाइसिन गुड बफर का काम करता है. बट अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सेल में जो pH होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल pH. वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल pH. मीन्स बॉडी फ्लूइड का जो pH होता है वो क्या होता है? 7.4 में. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइसिन सिर्फ 2.34 एंड 9.6 के रीजन में ही गुड बफर का काम करता है. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइसिन इज नॉट ए गुड बफर एट फिजियोलॉजिकल pH. ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन इज नॉट ए गुड बफर एट फिजियोलॉजिकल pH. जो थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम टाइट्रेशन कर्व से निकालते हैं दैट इज चार्ज प्रेडिक्शन ऑफ अमाइनो एसिड. मीन्स टाइट्रेशन कर्व से हम अमाइनो एसिड के इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेट चार्ज एंड pH ऑफ सॉल्यूशन. ये किस चीज से बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेट चार्ज एंड pH ऑफ सॉल्यूशन. अब सवाल यहाँ पे ये है कि टाइट्रेशन कर्व से हम अमाइनो एसिड पे इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं. अगर pH 5.97 की बात करें, दिस इज द pH ऑफ 5.97. अगर pH 5.97 की बात करें तो ये कौन सा pH है? ये वैसा pH है जिसपे सारे के सारे ग्लाइसिन डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स ग्लाइसिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. pH 5.97 पे जितने भी ग्लाइसिन होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर इस पे नेट चार्ज की बात करें तो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. दिस इज द +1 चार्ज एंड दिस इज द -1 चार्ज एंड टोटल चार्ज जो होगा 0 होगा. और वैसा pH जिस पर मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 हो उस pH को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं दैट इज PI. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? वैसा pH जिस पे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 हो. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम नॉन आयोनाइजेबल अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? नॉन आयोनाइजेबल वैसा अमाइनो एसिड जिनका R ग्रुप नॉन आयोनाइजेबल है. मेन सिर्फ और सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज द अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप. नॉन आयोनाइजेबल अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं. फर्स्ट वन इज द अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप. और जो नॉन आयोनाइजेबल अमाइनो एसिड होते हैं उनका अगर PI की वैल्यू की बात करें तो PI वैल्यू इज जस्ट ए अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 pKa वैल्यू. PI कैसे कैलकुलेट करते हैं? PI इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 pKa वैल्यू. और ये 2 pKa वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट pKa इज pKa ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द pKa ऑफ अमाइनो ग्रुप. इट इज द pK1 प्लस pK2 divided by 2. PI is equal to pK1 plus pK2 divided by 2 means pK of carboxylic group of glycine and pK of amino group of glycine divided by 2. और glycine के लिए अगर ये बात करें it is 2.34 plus 9.60 divided by 2 and it is equal to 5.97. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 रीजन है. एक तो PI से ऊपर और दूसरा PI से नीचे.
अगर पी से ऊपर की बात करें तो जो ग्लाइसिन पे नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो वैसा पीएच वैल्यू जो पी से ऊपर हो उस रीजन में ग्लाइसिन पे जो नेट चार्ज होते हैं वो निगेटिव होता है, और निगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड। सो पी के ऊपर की वैल्यू अगर पीएच होगी तो उस पीएच पे जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होंगे वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। लेकिन वैसा पीएच जो पी से नीचे हो उस पीएच पे जो ग्लाइसिन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं वो प्रीडोमिनेंट नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। सो इन कंक्लूजन वैसा पीएच जो पी से ऊपर हो उसमें ग्लाइसिन पे नेट चार्ज होता है निगेटिव होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव करेगा। जबकि वैसा पीएच जो पी से लोअर वैल्यू हो उस वैल्यू में जो ग्लाइसिन होते हैं उस पर नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। फॉर एग्जाम्पल अगर pH 1 की बात करें, अगर pH 1 पे देखें तो pH 1 पे जो ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, pH 1 में जो ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा वो बेसिकली इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन एट pH 1। अगर इस पे नेट चार्ज की बात करें तो इस पे नेट चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि अमाइनो ग्रुप एक प्लस चार्ज है, तो इस पे नेट चार्ज कितना होगा, +1। लेकिन अगर pH 2.34 पे देखें तो pH 2.34 पे क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ग्लाइसिन का उसका 50% प्रोटॉन रिलीज करता है, बट 50% प्रोटॉन रिलीज नहीं किया रहता है। मीन्स 2.34 पे ग्लाइसिन दो फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में होगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म। सो 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में होगा जो कि फुली प्रोटोनेटेड है, एंड 50% ग्लाइसिन इस फॉर्म में होगा जो कि डाईपोलर फॉर्म में है। अगर इस पीएच पे नेट चार्ज की बात करें तो ग्लाइसिन पे नेट चार्ज कितना होगा pH 2.34 पे। इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो टोटल ग्लाइसिन का ये 50% है, एंड दिस इज ऑल्सो टोटल ग्लाइसिन का 50%। तो इस पे जो चार्ज होगा वो +½ होगा। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल पे, ये भी 50% ही है टोटल ग्लाइसिन का, तो यहाँ पे चार्ज +½ कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पे चार्ज -½ कंसिडर करेंगे। तो pH 2.34 पे अगर नेट चार्ज की बात करें तो इट इज +1/2 +1/2 -1/2। -1/2 एंड +1/2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, +1/2। सो pH 2.34 पे जो नेट चार्ज होगा इट इज +1/2 एंड इट इज +0.5। सो टाइट्रेशन कर्व के थ्रू हम अमाइनो एसिड्स पे नेट चार्ज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So this is all about amino acids having non-ionizable R group. So it means ये जो PI का कैलकुलेशन एंड नेट चार्ज हुआ ये वैसे अमाइनो एसिड्स का हुआ जो नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप हैं। लेकिन व्हाट अबाउट वैसे अमाइनो एसिड्स जिसमें आयोनाइजेबल R ग्रुप हैं। आयोनाइजेबल R ग्रुप में दो तरह के अमाइनो एसिड्स आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एंड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। मींस वैसे अमाइनो एसिड जिसमें आयोनाइजेबल R ग्रुप हैं उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला तो जो अल्फा कार्बन से एमाइनो ग्रुप अटैच होता है, दूसरा अल्फा कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, एंड तीसरा R ग्रुप इज ऑल्सो आयोनाइजेबल। और इस तरह के अमाइनो एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। First one is the positively charged amino acid and second one is the negatively charged amino acid. Positively charged amino acid is lysine, histidine and arginine. Negatively charged amino acid is glutamate and aspartate.
सो अगर निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे ग्लूटामेट का एग्जांपल दिया हुआ है। एंड ग्लूटामेट में 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से लिंक्ड होते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में होते हैं। सो ग्लूटामेट में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक अल्फा कार्बन से लिंक्ड होते हैं और एक साइड चेन में होते हैं। इसके अलावा एक अमाइनो ग्रुप होते हैं। मीन्स इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन होगा। मीन्स ग्लूटामेट के टाइट्रेशन कर्व में 3 डिस्टिंक्ट रीजन होंगे, जिसमें 2 रीजन जो होंगे, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो अल्फा कार्बन से अटैच है, एक अमाइनो ग्रुप जो अल्फा कार्बन से अटैच है, एंड थर्ड वन इज द वैसा रीजन जिनका जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप से लिंक आर ग्रुप में है। मीन्स इस तरह के अमाइनो एसिड में 3 pKa वैल्यू होंगे। कितने pK वैल्यू होंगे? 3 pK वैल्यू। एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो अल्फा कार्बन से लिंक्ड है, एक अमाइनो ग्रुप जो अल्फा कार्बन से लिंक्ड है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि आर ग्रुप में है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2 pKa वैल्यू होते हैं, दैट इज pK1, pK2 एंड pKr। pK1 क्या है? इट इज द pK वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन। pK2 क्या है? इट इज द pK वैल्यू ऑफ अमाइनो ग्रुप जो कि अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। pKr क्या है? pK ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो R ग्रुप में है। सो जो pKr वैल्यू होता है pK1 और pK2 के बीच में होता है। दिस इज द pK1, दिस इज द pK2 एंड दिस इज pKr। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस केस में PI वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इस तरह के अमाइनो एसिड में क्या होगा, इस केस में जो फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलीज होगा जो कि अल्फा कार्बन से लिंक्ड है। इसके बाद उस कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन रिलीज होगा जो कि साइड चेन में है, एंड देन उससे प्रोटॉन रिलीज होगा जो कि अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन से लिंक्ड है। मींस एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में पहले दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन रिलीज होगा एंड देन लास्ट में अमाइनो ग्रुप से प्रोटॉन रिलीज होगा। तो इस केस में जो PI वैल्यू होगा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ pK वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में जो PI वैल्यू होगा, इट इज एवरेज ऑफ pK1 प्लस pKr। और अगर ग्लूटामेट की बात करें तो pK1 कितना है? 2.19 प्लस pKr कितना है? 4.25 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 3.22। सो ग्लूटामेट का जो PI वैल्यू होता है, it is 3.22 and it is the average of both carboxylic group, one attached to alpha carbon and one is present in the side chain. Similarly, basic amino acid की अगर बात करें, so this is the histidine and histidine is one of the basic amino acid. Basic amino acid की खास बात यह है कि इसमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। एक अमाइनो ग्रुप तो अल्फा कार्बन से लिंक्ड होता है और दूसरा अमाइनो ग्रुप साइड चेन में होता है, एंड इनके अलावा एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि अल्फा कार्बन से लिंक्ड होता है। सो इस केस में अगर PI निकालेंगे तो इट इज ऑल्सो अरिथमेटिक मीन ऑफ PK वैल्यू ऑफ 2 अमाइनो ग्रुप है। फर्स्ट वन इज द PK2, सेकेंड वन इज PKr एंड डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हिस्टिडीन की PI वैल्यू निकालें तो PK2 कितना है? 9.17 प्लस PKr कितना है? 6.0 डिवाइडेड बाई 2। और इसे सॉल्व करने पे जो PI वैल्यू आएगा, इट इज 7.5, इट इज 7.59, इट इज 7.59। सो हिस्टिडीन की जो PI वैल्यू है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ PK वैल्यू ऑफ 2 अमाइनो ग्रुप है। सो इन जनरल एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में जो PK वैल्यू होगा वो बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप के PK वैल्यू का एवरेज होगा। लेकिन बेसिक अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो इनके केस में जो PI वैल्यू होगा ये दोनों अमाइनो ग्रुप के PK वैल्यू का एवरेज होगा। दिस इज द टेबल दैट शोज द PI वैल्यू ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स। नॉन पोलर एलिफैटिक R ग्रुप, एरोमेटिक R ग्रुप एंड पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप, ये जो आते हैं ये तीनों नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप हैं। ये क्या है? नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप हैं। जबकि पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज्ड R ग्रुप जो हैं ये आयोनाइजेबल R ग्रुप हैं।
सो जो आयनाइजेबल R ग्रुप हैं और आयनाइजेबल R ग्रुप में दो कैटेगरी हैं, पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप एंड निगेटिवली चार्ज R ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप का जो pI वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इज pK ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड pK ऑफ R ग्रुप, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज R ग्रुप की बात करें तो इस कंडीशन में जो pI निकालते हैं, द pI ऑफ बोथ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो फर्स्ट वन इज द pK1 एंड सेकेंड वन इज द pKr, इन दोनों का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अगर एस्पार्टेट की बात करें तो एस्पार्टेट के केस में जो pI वैल्यू है 2.77 है एंड इट इज द एवरेज ऑफ 1.88 एंड 3.65। ग्लूटामेट की अगर बात करें तो इट इज द एवरेज ऑफ 2.19 एंड 4.22 एंड 4.25। जबकि जो नॉन आयनाइजेबल R ग्रुप अमाइनो एसिड हैं, इनका अगर pI वैल्यू निकालते हैं तो इट इज द pI वैल्यू ऑफ सिंपली द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप, जो कि अल्फा कार्बन से लिंक्ड है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं होता है। सो इस केस में जो pI वैल्यू है इट इज सिंपली द अरिथमेटिक मीन ऑफ pK ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप। So this is all about titration curve of amino acid, and in my next lecture I'll discuss about peptides and proteins. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next lecture.